नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, बटरफ्लाई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के दूसरे पाठ यूरोप और भारत को लेकर प्रस्तुत हैं। आधुनिक कालखंड में यूरोप में घटित होने वाली विभिन्न गतिविधियों अर्थात घटनाओं का परिणाम भारत में दिखाई देता था। अतः आधुनिक भारत के ऐतिहासिक कालखंड का अध्ययन करते समय यूरोप में घटित घटनाओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। पुनर्जागरण युग यूरोपीय इतिहास में मध्य युग का अंतिम चरण 13वीं ईस्वी शताब्दी से 16वीं ईस्वी शताब्दी के बीच की शताब्दियां हैं। ये शताब्दियां पुनर्जागरण युग के रूप में जानी जाती हैं। इस युग में पुनर्जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन और भौगोलिक खोजों जैसी घटनाओं के फलस्वरूप आधुनिक युग की नींव रखी गई। अतः इस युग को पुनर्जागरण युग कहते हैं। पुनर्जागरण युग में यूरोप की कलाओं, स्थापत्य और दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में ग्रीक, यूनानी और रोमन परंपराएं पुनर्जीवित हुईं। इसके द्वारा सर्वांगीण प्रगति होने में प्रेरणा मिली। पुनर्जागरण युग में मानवता को महत्व प्राप्त हुआ। मनुष्य का मनुष्य की ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। धर्म के बदले सभी विचारों का केंद्र बिंदु मनुष्य बना। पुनर्जागरण आंदोलन ने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों को व्याप्त किया। ज्ञान, विज्ञान तथा विभिन्न कलाओं के क्षेत्रों में हम पुनर्जागरण आंदोलन को देख सकते हैं। पुनर्जागरण युग की कलाओं और साहित्य में मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त किया जाने लगा। प्रादेशिक भाषाओं में साहित्य लिखा जाने लगा जिससे लोग समझ सकेंगे। लगभग 1450 ईस्वी में जर्मनी की जोहान्स गुटेनबर्ग ने छपाई यंत्र का आविष्कार किया। छपाई यंत्र का आविष्कार होने से नए विचार, नई संकल्पनाएं और ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज के सभी वर्गों तक होने लगा। धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्र बुद्धि और विवेकशीलता से विचार करने वाले विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च की पारंपरिक धार्मिक संकल्पनाओं की कड़ी आलोचना की। ईसाई धर्मगुरु लोगों के अज्ञान से लाभ उठाकर कर्मकांड का ढोल पीटते थे, धर्म के नाम पर लोगों को लूटते थे। इसके विरोध में यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप धार्मिक क्षेत्र में मनुष्य की स्वतंत्रता और बुद्धि प्रवणता को महत्व प्राप्त हुआ। भौगोलिक खोज 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल को जीत लिया। इस नगर से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग जाते थे। तुर्कियों ने ये मार्ग बंद कर दिए। परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों को एशिया की ओर जाने वाले नए मार्गों की खोज करने की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इसी से भौगोलिक खोजों का नया युग प्रारंभ हुआ। लियोनार्दो दा विंची पुनर्जागरण युग का सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व माना जाता है। वह अनेक शास्त्रों और कलाओं में पारंगत था। शिल्पकला, स्थापत्य कला, गणित, अभियांत्रिकी, संगीत, खगोल विज्ञान जैसे विविध विषयों पर उसका असाधारण अधिकार था। परंतु वह चित्रकार के रूप में विश्वविख्यात सिद्ध हुआ। उसकी मोनालिसा और द लास्ट सपर चित्रकृतियां कालजयी बनी। इसे समझेंगे। भौगोलिक खोज 15वीं शताब्दी में यूरोप के समुद्री नाविक भारत की ओर जाने वाले जलमार्ग की खोज करने के लिए समुद्री यात्रा पर निकले। 1487 ईस्वी में भारत की खोज करने के लिए पुर्तगाली नाविक बार्थोलोम्यू डायस चल पड़ा, परंतु वह अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक अर्थात केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने पश्चिम की दिशा में चलकर भारत की खोज करने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में वह अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर पहुंचा। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को द गामा अफ्रीका दक्षिणी छोर की परिक्रमा कर भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह में आ पहुंचा। करके देखें। संसार के मानचित्र के ढांचे में समुद्री नाविकों द्वारा खोजे गए नए समुद्री मार्ग एवं प्रदेश दिखाओ। यूरोप में वैचारिक क्रांति पुनर्जागरण युग में जो परिवर्तन आए उसके फलस्वरूप यूरोप की यात्रा मध्य युग से आधुनिक युग की ओर प्रारंभ हुई। इसी कालखंड में यूरोप में वैचारिक क्रांति हुई। पूर्ववर्ती अज्ञान और अंधश्रद्धा में से समाज मुक्त होने लगा। प्रस्थापित रूढ़ियों और मान्यताओं तथा घटित घटनाओं की ओर वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। इस समग्र परिवर्तन और वैचारिक क्रांति कहा जाता है।
इस वैचारिक क्रांति द्वारा यूरोप में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं आविष्कार को प्रोत्साहन मिला। राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति। आधुनिक युग के प्रारंभिक चरण में यूरोप में अनेक राजनीतिक परिवर्तन हुए। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में क्रांतिकारी घटनाएं हुई, अतः यह युग क्रांति युग के रूप में जाना जाता है। इस कालखंड में इंग्लैंड में संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। कैबिनेट प्रणाली के स्वरूप में बदलाव आया। 1689 ईस्वी के बिल ऑफ राइट के कारण राजा के अधिकार संकुचित हुए। संसद की संप्रभुता स्थापित हुई। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध। यूरोप में जो क्रांतिकारी गतिविधियां घटित हुई उसकी पृष्ठभूमि में अमेरिका के स्वतंत्रता युग का भी विचार करना आवश्यक है। अमेरिका महाद्वीप की खोज होने के पश्चात यूरोप के देशों का ध्यान इस महाद्वीप की ओर आकृष्ट हुआ। साम्राज्यवादी यूरोपीय देशों ने अमेरिका महाद्वीप के विविध प्रदेशों को अपने नियंत्रण में कर वहां पर उपनिवेश स्थापित किए। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर 13 उपनिवेश स्थापित किए। प्रारंभ में इंग्लैंड का इन उपनिवेशों पर कहने के लिए वर्चस्व था, परंतु कालांतर में इंग्लैंड की संसद ने अमेरिका के इन उपनिवेशों पर कठोर बंधन और कर लादने प्रारंभ किए। अमेरिका के इन उपनिवेशों में रहने वाली स्वतंत्रता प्रिय जनता ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने उपनिवेशवासियों के विरोध को कुचलने के लिए उपनिवेशियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। अमेरिका के इन उपनिवेशियों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में सैन्य का गठन कर प्रतिकार किया। अंततः उपनिवेशी सेना की विजय हुई। यह घटना अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध के रूप में जानी जाती है। इसी में से एक नया देश संयुक्त राज्य अमेरिका संघ राष्ट्र का उदय हुआ, जिसमें शासन प्रणाली, लिखित संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थान दिया गया। फ्रांस की राज्य क्रांति। 1789 ईस्वी में फ्रांस की जनता ने वहां के निरंकुश और अन्यायकारी राजतंत्र और रियासतदारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया और गणतंत्र की स्थापना की। यह घटना फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में जानी जाती है। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मूल्यों की देन दी है। विश्व के इतिहास में जो राजनीतिक क्रांतियां हुई उसमें अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध और फ्रांस की राज्य क्रांति को विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध से यूरोप में औद्योगिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। वाष्प शक्ति पर चलने वाले यंत्रों की सहायता से उत्पादन होने लगा। छोटे घरेलू उद्योगों धंधों का स्थान बड़े कारखानों ने ले लिया। हथकरघा के स्थान पर बिजली करघा का उपयोग प्रारंभ हुआ। रेल और जलयानों जैसे यातायात के नए साधन आए। यंत्र युग का अवतरण हुआ। इसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ। इसके पश्चात वह धीरे धीरे पश्चिमी विश्व में फैलती गई। इस समय इंग्लैंड औद्योगिक रूप से इतना संपन्न हुआ कि इंग्लैंड का वर्णन विश्व का कारखाना के रूप में किया जाने लगा। पूंजीवाद का उदय। नए समुद्री मार्गों की खोज हुई और इसके पश्चात यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के देशों के बीच व्यापार का नया युग प्रारंभ हुआ। समुद्री मार्ग से पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अनेक व्यापारी आगे आए, परंतु अकेले एक व्यापारी के लिए जहाज द्वारा विदेश में माल भेजना संभव नहीं था। फलस्वरूप अनेक व्यापारियों ने इकट्ठे आकर व्यापार करना प्रारंभ किया। इसी में से समभाग पूंजी वाली कई व्यापारी कंपनियों का उदय हुआ। पूर्वी देशों के साथ चल रहा यह व्यापार लाभदायी था। इस व्यापार द्वारा देशों की आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी। परिणामतः यूरोप के शासक व्यापारी कंपनियों को सैनिकी संरक्षण और व्यापारिक सुविधाएं देने लगी। इस व्यापार के फलस्वरूप यूरोपीय देशों के धन संचय में वृद्धि होने लगी। इस धन संपत्ति का उपयोग पूंजी के रूप में व्यापार और उद्योग धंधों में किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप यूरोप के देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। उपनिवेशवाद। किसी देश के कुछ लोगों द्वारा दूसरे भूप्रदेश में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपनी बस्ती बसाने को उपनिवेश स्थापित करना कहते हैं। किसी आर्थिक सैनिक दृष्टि से बलशाली देश का अपनी सामर्थ्य के बल पर किसी भूप्रदेश को व्याप्त कर उस भूप्रदेश में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। यूरोपीय देशों की इसी उपनिवेशवादी मानसिकता में से साम्राज्यवाद का उदय हुआ। साम्राज्यवाद विकसित राष्ट्रों द्वारा अविकसित राष्ट्रों पर अपना समग्र वर्चस्व स्थापित करना और अनेक नए उपनिवेश स्थापित करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अनेक देश यूरोपीय राष्ट्रों की इस साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के शिकार बने।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में साम्राज्यवाद। भारत में अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए यूरोपीय सत्ताओं के बीच कांटे की प्रतिद्वंदिता चल रही थी। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने हेतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। इस कंपनी ने जहांगीर बादशाह से अनुमति प्राप्त करके सूरत में गोदाम की स्थापना की। इस कंपनी द्वारा भारत का इंग्लैंड के साथ व्यापार चलता था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष। भारत में चल रही व्यापारिक होड़ में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। इस प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 युद्ध हुए। ये युद्ध कर्नाटक युद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया। परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख कोई भी प्रबल यूरोपीय प्रतिस्पर्धी बचा नहीं था। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की नींव रखी गई। बंगाल प्रांत का अत्यंत समृद्ध संपन्न राज्य था भारत का। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब पद पर आसीन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने मुगल शासक से बंगाल प्रांत में व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी और ये अधिकारी उन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग करते थे। अंग्रेजों ने नवाब से अनुमति प्राप्त किए बिना कोलकाता में अपने गोदाम के चारों ओर बाड़ खड़ी कर दी। परिणामतः सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों पर आक्रमण कर कोलकाता का गोदाम अपने नियंत्रण में कर लिया। इस घटना से अंग्रेजों में असंतोष व्याप्त हुआ। रॉबर्ट क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लेते हुए नवाब का सेनापति मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिखाया और अपने पक्ष में कर लिया। 1757 ईस्वी में प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आ गई, परंतु मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। परिणामतः सिराजुद्दौला की पराजय हुई। अंग्रेजों के समर्थक से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। आगे चलकर उसके विरोध किए जाने पर अंग्रेजों ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर कासिम ने अंग्रेजों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने का प्रयास करते ही अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब पद प्रदान किया। बंगाल में चल रही अंग्रेजों की गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए मीर कासिम, अयोध्या का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकत्रित अभियान चलाया। 1764 ईस्वी में बिहार के बक्सर स्थान पर यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी बने। इस युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि के अनुसार बंगाल के सूबे में दीवानी अर्थात राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव बंगाल में रखी गई। अंग्रेज मैसूर संघर्ष। मैसूर राज्य के हैदर अली ने विद्रोह करके मैसूर राज्य को अपने अधिकार में कर लिया और हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का सत्तासीन बना। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध पूरे प्राणपण से युद्ध किया। अंततः 1799 में श्रीरंगपट्टन में हुए युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। इस प्रकार अंग्रेजों का मैसूर प्रदेश पर अधिकार हो गया। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। भारत में अपनी सत्ता को सुरक्षित करने हेतु अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमा की ओर मुड़े। उन्हें भय था कि रूस भारत पर अफगानिस्तान से आक्रमण करेगा। परिणामतः अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करने का निश्चय किया। अफगानिस्तान में जाने वाले मार्ग सिंध में से होकर जाते थे, अतः सिंध का महत्व अंग्रेजों के ध्यान में आया और 1843 ईस्वी में उन्होंने सिंध को हड़प लिया। सिख सत्ता की पराजय। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब की सत्ता रणजीत सिंह के हाथ में थी। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका अल्पवयीन बेटा दलीप सिंह गद्दी पर बैठा। उसकी ओर से उसकी मां रानी जिंदन राज का प्रशासन चलाने लगी, परंतु सरदारों पर उसका अंकुश नहीं रह गया था। यह अवसर पाकर अंग्रेजों ने कुछ सरदारों को वाला फुसलाकर अपने पक्ष में कर लिया। अंग्रेज पंजाब पर आक्रमण करेंगे, ऐसी सोच सिखों की बन गई। परिणामस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया। सिख अंग्रेजों में इस प्रथम युद्ध में सिखों की पराजय हुई। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को गद्दी पर यथावत बिठाए रखा। पंजाब में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और यह कुछ स्वतंत्रताप्रिय सिखों को मान्य नहीं था। मुल्तान का अधिकारी मूलराज ने अधिक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस युद्ध में हजारों सिख सैनिक उतर आए। इस दूसरे युद्ध में भी सिख पराजित हुए। 1849 ईस्वी में अंग्रेजों ने पंजाब प्रदेश को अपने राज्य के साथ जोड़ दिया।
मराठों की सत्ता भारत में एक महत्वपूर्ण और प्रबल सत्ता थी। मराठों को पराजित कर अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की नींव को सुदृढ़ बनाया, इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।